हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की चल रही है। तो आज हम लोग काफ़ी सारे स्कीम्स को देखने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के स्कीम्स को देखेंगे और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे ब्लू रेवोल्यूशंस के साथ। ओके, तो ये हमारी पार्ट 4 है। अगर आप लोग प्रीवियस लेसन नहीं देखे हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एज यूजल कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके आंसर हम लोग इस लेसन के एंड में देखेंगे। तो आप लोग जो है जितनी भी आप लोग को समझ में हो, अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ा है तो प्लीज़ आप लोग आंसर ज़रूर देने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ मैं लास्ट में आंसर दे दूँगी तो फिर आप लोग समझ जाओगे कि कहाँ आपने मिस्टेक करी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज की। सबसे पहले आपको बतानी है, और हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करा रही हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए कि ये जो इतनी गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोग पढ़ रहे हो तो इससे क्वेश्चंस किस तरीके की फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है डिजिटल इंडिया प्लान के बारे में, क्योंकि डिजिटल इंडिया प्लान 2015 में आई थी तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत लॉजिक लगानी है। अब तक तो आपने कई बार इसके बारे में पढ़ लिया होगा, सारी चीज़ें आपको पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो आज पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बतानी है कि क्या एम है डिजिटल इंडिया प्लान का, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। फर्स्ट स्टेटमेंट में है कि इंडिया की खुद की इंटरनेट कंपनीज बनानी है जैसे चाइना ने करी है। सेकंड है कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करनी है जिससे कि हम लोग यहाँ पे ओवरसीज मल्टीनेशनल कंपनीज को, कॉर्पोरेशंस को जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सके, जिससे कि हम लोग बिग डेटा को कलेक्ट करें और अपनी लार्ज डेटा सेंटर बनाएं, और वो भी हमारे नेशनल जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर। थर्ड है कि बहुत सारे जो विलेजेस है उसको कनेक्ट करना है इंटरनेट से, और वाईफाई को जो है ना स्कूल में, पब्लिक प्लेसेस में और मेजर टूरिस्ट में लेकर आना है। तो आपको बतानी है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, सो दिस वन इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो अगर आप लोग को यहाँ पे जो भी आंसर लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पॉज कीजिए और पहले आंसर दीजिए, फिर आप लोग लास्ट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, एंड सेकंड इज दैट इट हैज़ कॉर्पस ऑफ 4 लाख करोड़ एट प्रेजेंट। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आंसर। चलिए अब हम लोग अपनी आज की आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंडिया नीड ब्लू रेवोल्यूशन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप लोग को पता भी होना चाहिए ईच एंड एवरी पॉइंट अबाउट द ब्लू रेवोल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन दैट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज। सो ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब ही होता है ये ओशन से रिलेटेड है, और ओशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हम लोग फिशरीज़ के बारे में बात करेंगे, मैराइन इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, या फिर हम लोग कोरल रीफ के बारे में बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट हेयर हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे अभी फोकस करने वाले हैं फिशरीज़ के बारे में। सो इस प्लान की ऑब्जेक्टिव क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले है कि हम लोग को यहाँ पे फुल्ली टैप करना है जितने भी टोटल फिश पोटेंशियल है कंट्री की, यानी कि इनलैंड भी और मैराइन सेक्टर्स में, और हम लोग को इसकी प्रोडक्शन जो है ना 2020 तक ट्रिपल करनी है। यानी कि अभी तो 2020 है, अब तो ट्रिपल होने से रही, क्योंकि अभी तो हम लोग सब कुछ डाउन में चल रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो है फिशर्स की इनकम को डबल करनी है, फिश फार्मर की इनकम को डबल करनी है, और स्पेशल फोकस किया जाएगा कि उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ानी है, बेटर मार्केटिंग कैसे करनी है, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो है यहाँ पे बेटर मार्केटिंग उनके लिए कैसे करनी है, जिसमें कि ई कॉमर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। इट मीन्स कि ऑनलाइन सर्विस भी यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी, कुछ और टेक्नोलॉजीज़ को भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, ग्लोबल बेस्ट इनोवेशन भी लेकर आया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या क्या है कि जितने भी फिशर्स मैन हैं जो कि यहाँ पे मछली पकड़ते हैं, या फिर फिश फार्मर्स, यानी कि कुछ फार्मर्स होते हैं जो कि फार्मिंग करने के अलावा इट मीन्स कि एग्रीकल्चर करने के साथ साथ वो अपनी एलाइड सेक्टर्स को भी साथ लेकर चलते हैं, जिससे कि उनका इनकम का सोर्स और ज़्यादा ब्रॉड हो सके और ज़्यादा ओपन हो सके। तो इसलिए यहाँ पे फिश वगैरह का भी वो साइड बाय साइड बिजनेस करते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2022 तक जो है फार्मर्स की यहाँ पे इनकम को डबल करना है। तो इसी तरीके से फिशरमैन की भी इनकम को डबल करना है, लेकिन ये जो टारगेट रखा गया है ये आपका 2020 तक था। तो यहाँ पे ट्रिपल करने की बात की जा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है फिश प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग जो है ना एक्सपोर्ट भी यहाँ पे कर पाते हैं, और हमें अपने कंट्री से एक्सपोर्ट बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सपोर्ट अर्निंग जो है 2020 तक हम लोग को यहाँ पे ट्रिपल करनी है, और बेसिकली यहाँ पे फोकस करना है कि कैसे हम लोग इस तरीके की चीज़ों से बेनिफिट ले सकें, यानी कि फिशर्स मैन को कैसे बेनिफिट दे, फिश फार्मर्स को कैसे बेनिफिट दे, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म करके। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि फिशरीज वाली जो यहाँ पे आपकी सेक्टर है इसमें कोऑपरेटिव होनी चाहिए, प्रोड्यूसर कंपनीज होने चाहिए, कुछ और स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जिसके हेल्प से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हम लोग यहाँ पे ट्रिपल कर सकें। साथ ही साथ फूड और जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है कंट्री की वो भी यहाँ पे इन्हांस हो पाएगी, क्योंकि
क्योंकि आपको पता है सी फूड वगैरह और मछली वगैरह में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, जितने भी कोस्टल कंट्रीज़ है उसमें आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट सी फूड्स देखने को मिलेंगे। और फिशेज़ के वैरायटीज़ का तो कहना ही क्या है कि नहीं। अगर आप लोग केरल वगैरह घूमने गए हो कभी या फिर साउथ की कोई भी स्टेट आप चले जाओ, तो वहाँ पे आप लोग को सी फूड्स की ना बहुत ही अच्छी आइटम्स देखने को मिलेगी। अब आते हैं इसके बारे में साइलेंट फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिए कि ये आपकी कोर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे फंड प्रोवाइड करेगी और साथ ही आपकी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी फंड प्रोवाइड करेगी। और ये आपकी नील क्रांति मिशन, हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए। समटाइम्स यूपीएससी ऐसा गेम खेलती है कि या तो शॉर्ट फॉर्म लिख देगी, BR लिख देगी, या तो यहाँ पे आपका हिंदी में लिख देगी, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज हो सके, या फिर इसको और भी कोई निक नेम से अगर बुलाया जाता है तो उसके बारे में पूछ लेगी। तो इस तरीके से नाम का भी हेर फेर होता है, जस्ट आपके माइंड को चेक करने के लिए कि आप कितना ज़्यादा सोच सक रहे हो या फिर कितना ज़्यादा आपको याद है। ये एक तरीके का अम्ब्रेला स्कीम है और ये आपका फॉर्मुलेट किया गया है सारे आज की डेट में एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसको यहाँ पे मर्ज करके, यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेटेड और फिशरीज से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स आज के डेट में हैं सबको यहाँ पे मर्ज करके एक अम्ब्रेला स्कीम, यानी कि बहुत बड़ी स्कीम बनाई गई है। हम लोग ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर एक सेक्टर में एक कहीं ना कहीं अम्ब्रेला स्कीम देखने को मिलती है, जो कि एकदम छाता जैसी होती है, बहुत बड़ी स्कीम होती है। इसके अंदर आपको सब स्कीम्स देखने को मिलेगी, जो कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इस तरीके से आपका इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इसका एम बस यही है कि फिश प्रोडक्शंस को यहाँ पे 107 लाख टन से, जो कि हमारी 2015-16 में थी, इससे हम लोग को 150 लाख टन तक यहाँ पे एंड ऑफ 2019 और 2020 तक हम लोग को इन्हांस करना था। ये स्कीम की यहाँ पे कुछ फॉलोइंग कंपोनेंट है, इसको भी देख लीजिए। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है और इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या है। तो डेवलपमेंट करना है, यानी कि जो इनलैंड फिशरीज़ है और जो एक्वाकल्चर है, यानी कि यहाँ पे डेवलपमेंट करनी है मैराइन फिशरीज़ की, जो पानी में रहने वाली मछलियाँ हैं। ऑब्वियस है कि मछली जो है पानी में ही रहती है, बट मैराइन फिशरीज इसको कहते हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है और पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन करनी है, कि जब यहाँ पे आपका हार्वेस्टिंग का सीज़न खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो है यहाँ पे फार्मर्स फिशरीज में लगते हैं, तो उस समय जो है ये ऑपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करनी है। डेटाबेस को स्ट्रेंथन करना है। जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, जो भी यहाँ पे आपकी फिशरीज सेक्टर है, कहाँ लोकेशन पे, किस किस लोकेशन पे पाए जाते हैं, तो उस लोकेशन को और ज़्यादा यहाँ पे जो है मजबूत करनी है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करना है फिशरीज सेक्टर्स का। तो ये कैसे हो पाएगा, यहाँ पे मॉनिटर करना होगा, यानी कि टाइम टू टाइम देखना होगा, कंट्रोल करना होगा, यानी कि जितनी भी यहाँ पे फिशिंग वगैरह होती है उसकी कंट्रोलिंग भी होगी। यहाँ पे आपका सर्वेलेंस करना होगा, यानी कि क्रॉस एंड चेक, और हमेशा जो है आपका क्रॉस चेक करना होगा, इसमें बैलेंस लेकर आना होगा, और जितनी भी चीज़ यहाँ पे जो भी चीज़ की इंटरवेंशन की ज़रूरत है सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। नेशनल स्कीम ऑन वेलफेयर ऑफ फिशरमैन, यानी कि इसको आप लोग एक नेशनल स्कीम कह सकते हो। फिशरमैन के बारे में अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है या फिर मेंस आंसर में लिखने या फिर कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपकी क्वेश्चंस आती है, तो उस जगह पे आप इस स्कीम को ज़रूर कोट कर सकते हो। तो यहाँ पे है आपकी फिशर फिंगर लिंक, ठीक है। ये भी आपका लॉन्च किया गया है ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर, जिसमें कि हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच को यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। इसकी टारगेट है कि फिशरीज़ की जो प्रोडक्शंस है उसको यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। साथ ही ये स्कीम आपकी फैसिलिटेट करेगी कि हम लोग यहाँ पे हैचरीज और जो फिंगर लिंक रियरिंग पॉन्ड है, यानी कि आप लोग देखते हो कि एक छोटी सी पॉन्ड होती है जिसमें भी बहुत सारी मछलियाँ होती है, और मेनली वहाँ पे मत्स्य पालन के लिए, यानी कि फिशरीज़ वगैरह करने के लिए ही एक स्पेशल पॉन्ड वगैरह बनाया जाता है, तो उसको फिंगर लिंक रियरिंग पॉन्ड कहते हैं। तो वहाँ पे भी आपका मछली पकड़ने का जो काम है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके, और जो सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन है आपका फिश फिंगर लिंक का, ये भी हो सके। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए यहाँ पे जो है ना आपका इसको बहुत अच्छे तरीके से फिशर आपका मिशन फिशर मिशन सब एक हो गया, मिशन फिंगर लिंक यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। अब आते हैं क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम। तो ये भी एक तरीके की स्कीम है, इसके बारे में भी देख लीजिए। इसकी ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे आपका जो अचीव करना है ग्लोबल स्टैंडर्ड, कि जो यहाँ पे डोमेस्टिक कंजप्शंस हो रही है ना मिल्क की, और यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी भी को भी इंश्योर करना है, इंक्रीज़ करना है। जो मिल्क का शेयर है, मिल्क का प्रोडक्ट है, वो भी वर्ल्ड एक्सपोर्ट में। तो आप लोग को पता है कि हम लोग अपने कंट्री में बहुत ही अच्छा खासा जो है प्रोडक्शन कर लेते हैं, और उतनी ही ज़्यादा हमारे यहाँ कंजप्शंस भी होता है, क्योंकि मिल्क एक इंपॉर्टेंट आपकी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, जिसको आप लोग को कंज्यूम करना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि इससे आपको कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो आपके बॉडी में फुलफिल हो पाती है, और इससे क्या होता है कि आपके बोन्स हमेशा स्ट्रांग होते हैं। तो कभी भी गिरिएगा, एक्सीडेंट होगा तो बोन जो फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। और अगर आप लोग ओल्ड एज में जाओगे तो उस समय बोन्स की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी वीक पड़ जाती है, पैरों में जकड़न देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो बेटर है कि आप लोग दूध पीजिए या फिर डेयरी प्रोडक्ट कुछ भी ज़रूर लिया कीजिए। तो यहाँ पे मिल्क का शेयर को यहाँ पे आपका और भी ज़्यादा इन्हांस करना है। तो अब तक आप देखोगे कि
कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है वो सिर्फ यहाँ पे 0.01% तक ही वर्ल्ड की डेयरी एक्सपोर्ट मार्केट में हमारे यहाँ पे हकदार है। तो बहुत ही पीछे चल रहे हैं, नहीं भी बोले तो ही बेटर होगा, क्योंकि 0.01% मतलब आप लोग समझ सकते हो कि कितना कम है। तब कि हम लोग प्रोडक्शन इतना ज़्यादा करते हैं फिर भी हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सारे कोऑपरेटिव डेयरी प्रोडक्ट को अनेबल करना होगा कि हम लोग एक अच्छा खासा क्वालिटी मिल्क टेस्टेड को सप्लाई करें, वो भी यहाँ पे केमिकल पैरामीटर्स में जो भी इनके कंज्यूमर्स हैं। साथ ही इसकी सैलिएंट फीचर्स कुछ देख लीजिए। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, जिन्होंने यहाँ पे क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम को 2019 में ही लॉन्च किया था। तो ये बहुत ही रिसेंट आपकी एक प्रोग्राम हो गई, तो इसमें आपको ध्यान देना है। फर्स्ट फेज़ ऑफ प्रोग्राम देखोगे जो कि 2019 से 20 के बीच में है, इसको अप्रूवल जो है यहाँ पे ग्रांट कर दिया गया है, जिसमें कि हम लोग 231 जो डेयरी प्लांट है ये भी आपका NPDD के अंदर, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथन करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि एडल्ट्रेंट मिल्क में कितना है उसको डिटेक्ट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे यूरिया कितनी है, अमोनियम सल्फेट कितना है, डिटर्जेंट कितना है, शुगर कितना है, न्यूट्रलाइजर्स कितने हैं, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेक्ट किया जाएगा। 4 ईयर अगर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड देखें, यानी कि FTIR टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे इंफ्रारेड आप लोग टेक्नोलॉजी देखते हो ना, उसी तरीके से ये 4 ईयर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड आपका टेक्नोलॉजी है जो कि मिल्क एनालाइजर पे बेस्ड है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक्यूरेट तरीके से यहाँ पे मिल्क को डिटेक्ट किया जाता है और मिल्क की जो कंपोजिशन है उसको एस्टिमेट किया जाता है और इसमें किस किस तरीके की यहाँ पे केमिकल मिली है ये भी यहाँ पे देख लिया जाता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि मिल्क के प्रोडक्शंस में क्या किया जाता है, कभी कभी घोटाला भी बहुत होता है, जैसे कि ग्वाले वगैरह होते हैं ना, या फिर आप लोग का जो पैकेट मिल्क होता है उसमें आप लोग देखोगे कि समटाइम्स जो है ना पाउडर मिल्क जो होते हैं ना, जो अमूल स्प्रे है या फिर अमूल या नेस्ले ये सारे होते हैं, उसको भी समटाइम्स जो है ना वो लोग इस तरीके से बना कर दे देते हैं कि आपको ओरिजिनल मिल्क लगती है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मिल्क क्वांटिटी और एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, डेट इज़ 4 ईयर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ आप देखोगे कि हर एक स्टेट में यहाँ पे सेंट्रल लेबोरेटरी होगी, वो भी 18 स्टेट में, जिसको कि इसको बनाने के लिए यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। 2019 की ही जुलाई की ये आपकी स्कीम है। कुछ और स्कीम्स देख लेते हैं इसके तहत कितनी कौन कौन सी स्कीम है। तो एक तो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो इसमें क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है जितने भी लाइव स्टॉक सेक्टर है, और फोकस करना है कि कैसे हम लोग क्वालिटी सीड और जो फॉडर है फसल जो आपका फूस होता है उसको किस तरीके से अवेलेबल कराना है, तो इसकी अवेलेबिलिटी को और ज़्यादा इंप्रूव करनी है। सब मिशन अगर आप लोग देखोगे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में, तो यहाँ पे सब मिशन ऑफ लाइव स्टॉक डेवलपमेंट है, साथ ही यहाँ पे सब मिशन ऑफ पिग डेवलपमेंट है, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, सब मिशन ऑन फॉडर है और फीड डेवलपमेंट है, सब मिशन ऑन स्किल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सटेंशन है। तो ये सारी इसके अंदर भी जो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर बहुत सारी स्कीम्स चलती है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आपका FIDF है। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस देखे वो NIIF के ऊपर है, एक फंड के ऊपर। तो कितना आसानी से जो है UPSC इस तरीके के फंड से क्वेश्चंस पूछ लेती है, दैट्स वाई मैं आपको फंड का क्वेश्चन आज मैं आपको प्रोवाइड करी हूँ। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जब आप इसको पढ़ने बैठोगे ना तो लगेगा कि नहीं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों ही UPSC पूछेगी, बट यू नेवर नो कि UPSC क्या पूछ लेगी। जहाँ पे आप लोग जिस चीज़ पे आप जिस टॉपिक पे आप लोग फंसते हो ना, UPSC उसी टॉपिक को पकड़ती है। जिस टॉपिक को आप लोग इग्नोर कर देते हो UPSC का नज़र उसी पे चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से प्लीज़ वाकिफ़ रहिए। फंडिंग का देख लेते हैं कि इस तरीके से पहले तो आप लोग को नाम से ही समझना है, यहाँ पे फिशरीज और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे आपकी फिशरीज़ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है उसी के लिए फ़ंड दिया जाएगा, एक्वाकल्चर बनाने के लिए यहाँ पे आपका फ़ंड दिया जाएगा। तो फंडिंग का यहाँ पे क्या एस्टिमेट है देख लेते हैं। जो एस्टिमेटिंग यहाँ पे फंड साइज़ रखा गया है वो 7,500 करोड़ यहाँ पे रखा गया है। मेजोरिटी है जिसको यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा नोडल लोनिंग एंटिटीज़ के द्वारा, यानी कि नोडल यहाँ पे आपके अथॉरिटी होंगे जो कि लोन लेकर यहाँ पे आपका प्रोवाइड किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम डैट ऑल आप देखोगे कि यहाँ पे और भी कोई बेनिफिशरीज होंगे जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे, और बजटरी सपोर्ट भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि जैसे ही बजट आपका प्रोड्यूस होता है तो उसमें आपकी जो है इस तरीके के फंड में एलोकेट किया जाएगा कुछ ना कुछ आपकी रकम। नोडल लोनिंग एंटिटीज़ देखें तो कौन कौन है, तो यहाँ पे आप लोन किससे ले सकते हो, तो नाबार्ड से ले सकते हो। ऑब्वियस है कि आप लोग जब भी यहाँ पे एग्रीकल्चर या फिर एलाइड सेक्टर के बारे में लोन की बात होती है ना, देन आपके माइंड में सबसे पहला क्लिक करना चाहिए नाबार्ड। ओके, नाबार्ड आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे आपका लोन वगैरह देती है अगर किसी भी तरीके का आपका यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और सारे स्केड्यूल बैंक है जिसको यहाँ पे नेशनल लोनिंग एंटिटीज़ के दर पे रखा गया है, ठीक है। थर्ड यहाँ पे फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ कैसे होगा, तो ये फिशरीज और जो एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ना, ये आपको एक कंसेशनल फाइनेंस
फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, वो भी स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज़ को, और साथ ही साथ स्टेट एंटिटीज़ को, और यहाँ पे जितने कॉपरेटिव्स है, इंडिविजुअल है, इंटरप्रेन्योर्स है, तो इनको यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया जाएगा। और वो यहाँ पे कंसेशनल फाइनेंस यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, यानी कि अपने अपने जगह पे, अपने अपने स्तर पर, यानी कि हर एक स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज़ में देखा जाएगा कि उनके यहाँ पे जो है फिशरीज डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ कैसी कैसी होनी है, तब उस हिसाब से जो है यहाँ पे आपका फाइनेंसिंग दिया जाएगा। फिर है यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल एंड इराडिकेशन ऑफ ग्लैंडर्स। तो हम लोग ग्लैंडर्स ऑलरेडी पढ़ चुके थे, मैं आपको साइंस एंड टेक वाले PT 365 की साइंस एंड टेक में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाई हूँ ग्लैंडर्स के बारे में। बट कोई ना, देखिए टॉपिक कैसे इंटरलिंक होती है और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में आपकी किस तरीके से जो है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में आपकी कैसे ये टॉपिक इंटरलिंक होती है। तो इसी तरीके से आप लोग सारे PT 365 के मैगजीन को पढ़ जाओगे ना, तो 40% तो टॉपिक आपकी ऐसी कंप्लीट हो जाएगी और बार बार रिवीजन भी हो जाएगी। मेन बात यही होती है। तो ग्लैंडर्स के बारे में देख लेते हैं। ये एक तरीके का डिजीज़ है जो कि काफ़ी कंटेजियस है और फैटल डिजीज़ है इक्वीन्स की। इक्वीन्स कहने का मतलब इसके अंदर आपके हॉर्स आ जाते हैं, डोंकी आ जाते हैं और म्यूल्स आ जाते हैं, गधे वगैरह ये सब आ जाते हैं। ह्यूमंस कैन ऑल्सो गेट द डिजीज़, ह्यूमंस बींग को भी इस तरीके की डिजीज़ हो सकती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मतलब कि ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली एक ग्लैंडर्स एक तरीके का डिजीज़ है। ये कैसे होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है, और बैक्टीरिया का नाम आप लोग देख सकते हो जो कि अजीबो गरीब है। अभी तक इस डिजीज़ की जो है कोई भी यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगर हम लोग इस एक्शन प्लान के हिसाब से देखें, तो जो भी इन्फेक्टेड एनिमल है ना, उनको यहाँ पे एलिमिनेट किया जाता है इमीडिएटली, यानी कि इन्फेक्टेड एनिमल को जो है ना एकदम से आपका जो है अलग रखना चाहिए। साथ ही इनकेस एब्सोल्यूट एसेंशियल्स हो तो पॉजिटिव एनिमल्स को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी करना चाहिए, जो भी अप्रोप्रिएट एरिया है तो वो डिस्ट्रक्शंस के लिए उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए। फर्दर उनको क्लोज्ड व्हीकल में डिस्पोजल कर देना चाहिए। ये और जितने भी जू सैनिटरी मेजर्स है ना, उनको इस तरीके के जो है, इस तरीके के नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, वो भी जब यहाँ पे कारकासिस को यहाँ पे डिस्पोजल किया जा रहा है तब। यानी कि ये एक तरीके का ऐसा बीमारी होता है ना जिसमें कि आज तक तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और इस बीमारी से क्या होता है कि हॉर्सेस वगैरह, डोंकीज़ वगैरह जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा जूझते हैं, इनमें इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके के जानवर को बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता है और उनको जो है ना कहीं भी जाके डिस्पर्स कर दिया जाता है, क्योंकि उनका डेथ भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये एक प्रॉब्लम इस तरीके से है क्योंकि आज की डेट में आप लोग देख रहे हो कि एनिमल्स से जो डिजीज़ है वो ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से तुरंत ही ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो ये भी एक बात है कि इस तरीके की डिजीज़ कहीं ह्यूमन बींग में ना ट्रांसफ़र हो जाए। दैट्स वाई यहाँ पे जितने भी इक्वीन्स है उनको यहाँ पे एकदम सेपरेट कर दिया जाता है। तो ग्लैंडर्स आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये हॉर्सेस वगैरह में होता है। इन्फेक्शस डिजीज़ है जो कि एक तरीके के बैक्टीरिया से होती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्पॉटिक केसेस हैं, एशिया में देखा गया, अफ्रीका में देखा गया, मिडिल ईस्ट में है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में देखा गया। ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में जब वो इससे कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि इनके टिश्यूज़ और बॉडी फ्लूइड अगर इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट में आते हैं। तो साइन और सिम्टम्स क्या है? थोड़ा बहुत फीवर देखने को मिलेगा, ठंड भी लगेगी, स्वेटिंग भी होगा, या फिर यहाँ पे मसल ऐक होंगे, चेस्ट पेन होगा, हेडेक होगा। और साथ ही साथ आप देखोगे कि इस तरीके से ना इनहेल भी किया जा सकता है, यानी कि कोई भी इन्फेक्टेड एरोसॉल है या फिर डस्ट कंटामिनेटेड हो गया है इन्फेक्टेड एनिमल से और आप उसको इनहेल कर लेते हो तो भी आपको हो सकता है। डोंकी और म्यूल्स में भी आप देख सकते हो कि ये डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्यूट है और ऑफन ये फैटल भी देखा गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी कि अब यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा देखेंगे कुछ चिकित्सा और आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपकी जितनी भी स्कीम से होने वाली है। सबसे मोर इम्पॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है नेशनल आयुष मिशन। तो ये नेशनल आयुष मिशन की ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला आयुष मिशन लाने का ही मतलब था ना कि सस्ते दामों पर जो है इलाज किया जाए, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ या फिर किसी को भी अगर किसी भी तरीके का डिजीज़ हो जाता है ना, तो अगर आपने इंश्योरेंस कर नहीं रखी है या फिर आपको कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं दिया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी तरीके का हेल्प नहीं किया जा रहा है ना, तो ये आपकी हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं ना, पूरी तरीके से आपकी फिनेंशियल जितनी भी आपकी जो बजट होती है उसको पूरी तरीके से आपका अनबैलेंस कर देती है। तो इसीलिए यहाँ पे आयुष आपकी मिशन लाया गया है। तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेस होगा, यानी कि हर कोई हर जगह जो है कहीं भी रहे उनको यहाँ पे आयुष हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज के द्वारा उनको हेल्प किया जाएगा। को लोकेशन भी होगी आयुष फैसिलिटीज़ की, वो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी। तो हर जगह आपको आयुष की जो है ना यहाँ पे आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पे क्या है कि इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी भी यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है, वो भी स्टेट लेवल पे।
सपोर्ट करनी है कल्टीवेशन जो कि मेडिसिनल प्लांट की है। तो यहाँ पे गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को यहाँ पे जो है हम लोग अडॉप्ट करके मेडिसिनल प्लांट को यहाँ पे कल्टीवेट करके भी हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि आयुष के अंदर आयुर्वेदिक में क्या होता है, आयुर्वेदिक में आपको सारी दवा जो देखने को मिलेगी ना, वो आपके जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, तो उसी से प्योर फॉर्म में बनाए जाते हैं। पतंजलि आज की डेट में क्या है, वो आयुष के ही अंदर आती है, वो तो आयुर्वेदिक ही है। तो इसलिए पतंजलि की सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्योर होती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको जो है ना एकदम से मेडिसिनल प्लांट की बनाई हुई देखने को मिलती है। जब सिर्फ उसमें कुछ ज़्यादा खास केमिकल्स मिलाए नहीं जाते, सिर्फ प्रिजर्वेटिव केमिकल्स होते हैं, क्योंकि लंबे समय तक तो टाइट बॉटल में उसको रखना पड़ता है। दैट्स वाई प्रिजर्वेटिव केमिकल्स तो मिला नहीं होते, अदरवाइज आप लोग को सारी चीज़ें उसकी प्योर देखने को मिलती है। यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है कि किस तरीके से क्लस्टर्स को सेट करना है, और यहाँ पे आपका एक कल्टीवेशन के कन्वर्स करके साथ ही यहाँ पे वेयर हाउसिंग भी है, वैल्यू एडिशन भी है, मार्केटिंग और डेवलपमेंट भी होनी चाहिए जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। यानी कि अगर यहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योरशिप भी बनना चाहते हैं, कोई मेडिसिनल प्लांट से अगर दवा वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उनको भी यहाँ पे मोस्ट वेलकम है, और उनके लिए यहाँ पे आपका जो है क्लस्टर भी सेटअप किया जाएगा। साइलेंट फीचर्स क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर्स आप लोगों को पता है ये तो स्टेट में आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको देखोगे कि नेशनल आयुष मिशन है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है, लेकिन इसको जो आगे बढ़ाया जाएगा वो आपका यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के भी हेल्प से किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में, बट इसको एक्सटेंड किया गया है फर्दर टिल 2020 तक, तो इसलिए हम लोग अभी इसको स्टडी कर रहे हैं। आयुष सिस्टम में आप देखोगे कि मेडिसिन है, और नेमली यहाँ पे आयुष की अपनी ही फुल फॉर्म है, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यहाँ पे आपका यूनानी, एस फॉर यहाँ पे आपका सिद्ध, और एच फॉर यहाँ पे होम्योपैथी। तो ये एक तरीके का आयुष सिस्टम है जिसका आपको फुल फॉर्म याद होना है। आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा एंड सोवा रिग्पा है, और होम्योपैथी है। तो ये सारी जो मेडिसिन है आप लोग को पता है कि बहुत ही ज़्यादा प्योर होते हैं। होम्योपैथी आप लोग देख सकते हो कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ इसकी एक ड्रॉबैक है कि इसकी जो रिजल्ट होती है ना वो कुछ दिन के बाद देखने को मिलेगी। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए आप लोग को तो फिर आप लोग को तो एलोपैथी वगैरह यूज़ करना होगा, लेकिन होम्योपैथी की जो रिजल्ट है वो आपको स्लो देखने को मिलेगा। मिशन की अगर कंपोनेंट देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे मैंडेटरी कंपोनेंट है, यानी कि रिसोर्स पूल जो है वो यहाँ पे 80% तक है। आयुष सर्विस है, जिसमें कि आप लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि आयुष सर्विस आप लोग को कहाँ मिलेगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिलेगी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है, यानी कि यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से अगर आपको इसके अंदर आयुष डॉक्टर बनना है तो आपको यहाँ पे पढ़ाई भी करनी होगी। क्वालिटी कंट्रोल भी किया जाता है आयुष के ड्रग्स और मेडिसिनल प्लांट में। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम भी है, जिसमें कि बोथ यानी कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ को यहाँ पे एड्रेस किया जाता है, जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा होती है, ज़रूरत होती है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए ही नहीं, सारे लोगों को यहाँ पे योगा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप लोग दिन में जो है ना थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइजेस ज़रूर कीजिए, चाहे आप लोगों को ऐसा भी होता है कि चलिए मॉर्निंग में आप लोग को टाइम नहीं मिले तो इवनिंग में ज़रूर कीजिए, या फिर बिफोर बेड भी एक्सरसाइजेज होते हैं जो कि आपको तुरंत करना है। अब ऐसा नहीं है कि खा के आप लोग सोने चले गए तो फिर एक्सरसाइज करें, नो, खाने और सोने के बीच में अगर आप लोग का 2 घंटे का भी इंटरवल है तो आप लोग बिफोर बेड भी एक्सरसाइजेस बहुत सारी होती है जो कि थोड़ा बहुत करना चाहिए। योगा तो ज़रूर करना चाहिए मेंटल पीस के लिए, क्योंकि आज के डेट में आपको पता है किसी के पास ना पेशेंस है ना पीस है, पीपी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग लंबे अरसे तक रहे, यानी कि इस तरीके के यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है जिसमें आप लोग ऑलरेडी देख रहे हो कि पिछले लास्ट ईयर से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, अब ये जो एग्ज़ाम है ये आपके एक्सटेंड हो रही है। सो नोबडी नोज़ कि एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या ज़रूरत है, पेशेंस रखने की और मेंटल पीस की ज़रूरत है। तो ऐसे तो नहीं आता, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आप लोग को थोड़ा बहुत योगा करना होगा जिससे कि आप लोग मेंटल पीस यहाँ पे ले सको, है कि नहीं। अब ये फ्लेक्सिबल कंपोनेंट भी है यहाँ पे 20% तक, यानी कि 2 तरीके की कंपोनेंट है। एक तो आपको यहाँ पे मैंडेटरी कंपोनेंट देखने को मिलेगा कि ये सारी चीज़ तो आपको हमारे कंट्री में देखने ही को मिलेगी, और यहाँ पे रिसोर्स पूल कितना है तो 80% है। कुछ फ्लेक्सिबल कंपोनेंट भी रखा गया है जिसमें कि आपके रिसोर्सेज कितने हैं तो 20% है। अब यहाँ पे आपके फ्लेक्सिबल कंपोनेंट क्या है, तो फ्लेक्सिबल कहने का मतलब है कि हर एक स्टेट में आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। जिस स्टेट को इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो अपने स्टेट में इसको स्टैब्लिश करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन मैंडेटरी कंपोनेंट को हर एक स्टेट को हर एक जगह वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आयुष वेलनेस सेंटर है जिसमें कि योगा और नेचुरोपैथी है, आईईसी एक्टिविटीज़ है, टेलीमेडिसिन है,
क्रॉप इंश्योरेंस फॉर मेडिसिनल आपकी प्लांट है, साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो कि एक प्रोविजन है, इंटरेस्ट सब्सिडी यहाँ पे कंपोनेंट दिया जाएगा प्राइवेट आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। तो इतनी सारी चीज़ जो है आपका यहाँ पे फ्लेक्सिबल कंपोनेंट में रखा गया है। यानी कि जो आयुष वेलनेस सेंटर्स है ना वो कहीं कहीं हो सकते हैं, जैसे कि योगा और नेचुरोपैथी की जो सर्विस है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। टेली मेडिसिन है, यानी कि ऑनलाइन मेडिसिन भी आप लोग यहाँ पे ले सको। साथ ही यहाँ पे जितने भी मेडिसिनल प्लांट है ना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्रॉप इंश्योरेंस उसका किया जाना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ये सारे क्रॉप्स अगर बर्बाद हो जाते हैं, किसी भी रीज़न से अगर बर्बाद हो जाते, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हो या फिर एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स हो, तो यहाँ पे इंश्योरेंस से क्या होगा ना कि जितने भी लोगों की ये क्रॉप होगी उनको यहाँ पे जो है उनका नुकसान ना होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आयुष में तो यहाँ पे जितनी भी दवाइयाँ बनती है वो यहाँ पे मेडिसिन जो प्लांट है वो उसी से बनती है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की भी बात की जा रही है, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी इंक्लूजन है और इंटरेस्ट सब्सिडी भी है, यानी कि यहाँ पे जो है ना इंटरेस्ट पे सब्सिडी देने की भी बात की जा रही है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे प्राइवेट आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया जाएगा, जिसके थ्रू जो है इस एजुकेशन को भी आगे बढ़ाया जाए, बच्चों को अंदर जो है इस तरीके का इंटरेस्ट हो कि वो भी यहाँ पे आयुष डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ये सारी कुछ फ्लेक्सिबल आपकी कंपोनेंट है। मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन भी है, यानी कि डेडिकेटेड यहाँ पे आपकी मॉनिटरिंग और इवोल्यूशंस भी होते रहेगा, जो कि सेंटर और स्टेट लेवल पे इसको इस्टेब्लिश की जाएगी। आयुष ग्राम है, यानी कि एक विलेज जो है हर एक ब्लॉक में आपको सेलेक्ट किया जाएगा जहाँ पे आयुष बेस्ड लाइफ स्टाइल जो है वो प्रमोट की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपका डिसाइड किया गया था कि इसको 10% जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसमें ऑपरेशन किया जाएगा, जो कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर है, और ये की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, और ये आपको जो है स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 1032 आयुष डिस्पेंसरी है, जो कि यहाँ पे नेशनल आपका एग्रीकल्चर मिशन के अंदर है, और ये अपग्रेड किया जाएगा एज ए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। सब्सिडी भी यहाँ पे जो है फार्मर्स को दी जाएगी, जिससे कि वो मेडिसिनल प्लांट के लिए जो है कल्टीवेट कर सके। तो सब्सिडी दिया जाएगा तभी इस तरीके के किसान जो है ना मेडिसिनल प्लांट की तरफ जो है अपना रुख बदलेंगे। ठीक है, तो कुछ पुश करना चाहिए ना, जैसे कि यहाँ पे आपका कोई भी चीज़ आप करते हो, तो बचपन में आप लोगों को कोई भी चीज़ करना होता था तो अगर मम्मी पापा आप लोगों को गिफ्ट देते थे तो अच्छा लगता था, वो चीज़ करने में आप लोग जो है एकदम से इनकरेज होते थे। आज के भी डेट में आप लोग भी अपने लिए ही गिफ्ट रखिए, कुछ ना कुछ अपने आप को ज़रूर यहाँ पे प्रेजेंट करते रहिए, सरप्राइज़ देते रहिए। एक होता है ना पैम्पर करना भी चाहिए खुद को, जिससे क्या होता है कि अपने आप पे जो है विश्वास बढ़ता है कि नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंट बढ़ता है कि चलिए मैं इतना पढ़ाई करूँगा, एक महीने में इतनी पढ़ाई करूँगी, अपने टारगेट को अगर पूरा करती हूँ तो ये मूवी देखूँगी, यहाँ घूमने जाऊँगी, या फिर कुछ भी स्पेशल जो आप लोग अपने आप को पैम्पर करने के लिए कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तो इतने सारी चीज़ें हम लोग आयुष मिनिस्ट्री के अंदर पढ़ लिए। सेकंड यहाँ पे हमारी टॉपिक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रमोटिंग फार्माकोविजिलेंस ऑफ आयुष ड्रग्स। तो ये है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी जो डॉक्यूमेंटिंग एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है उसके कल्चर्स को यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे सेफ्टी मॉनिटरिंग करनी है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथिक ड्रग्स की सर्विलांस करना है। कुछ कुछ यहाँ पे ऐसी एडवर्टीजमेंट और आपको एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है जिससे कि आप कभी ना कभी मिसलीड हो जाते हैं, और वो यहाँ पे प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने को मिलती है। कभी कभी न्यूज़पेपर में भी आप लोग ऐसे ऐसे जो है एडवर्टीजमेंट देख लेते हो जिसमें कि आप लोग को लगता है कि नहीं, आयुष की जो मेडिसिन है, मेडिसिनल प्लांट से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है। या फिर आप लोग कभी भी मेम्स आप लोग देखते हो कि कितना ज़्यादा चलता है, कहीं भी आप लोग जो है कोई भी तरीके का इतने सारे आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, वहाँ पे आप लोग कोई भी तरीके का कोटेशन पढ़ लेते हो जो कि आयुष ड्रग्स के अगेंस्ट में होती है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे काउंटर किया जाएगा। साइलेंट फीचर्स क्या है, ये कम्प्लीटली आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। इट मीन्स कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। 3 टियर यहाँ पे नेटवर्क होगा नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर का। इसमें कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे आपको जो है एक नेशनल लेवल पे देखने को मिलेगा, एक इंटरमीडिएरी लेवल पे देखने को मिलेगा, और एक आपका फेरिफेरल लेवल पे देखने को मिलेगा। सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है जो कि न्यू दिल्ली में है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। इसको यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है एज ए NPVCC, इट मीन्स के नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर। वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगी सारी एक्टिविटीज़ को लेकर जो भी यहाँ पे इनिशिएटिव के तौर पर निकल कर आया है। तो याद रखिएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में ही है। कुछ और स्कीम्स है जो कि आयुष मिनिस्ट्री के अंदर है, तो उसको भी देख लेते हैं। मिशन मधुमेहा है, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करना है। मधुमेहा मतलब आप लोग समझ सकते हो कि मधु रोग हम लोग किसको कहते हैं, तो डायबिटीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना है, यानी कि सस्ते दामों पे, और कंट्रोल करना है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, यानी कि डायबिटीज़ आप लोग को पता है कि जब किसी को भी हो जाता है तो शुगर की इंटेक पूरी तरीके से कम हो जाती है। डायबिटीज़ में भी 2 तरीके की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 होती है और टाइप 2 होती है। टाइप 1 में क्या होता है ना, यानी कि इसमें
मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि टाइप 1 में ही या टाइप 2 में होती है, लेकिन टाइप 1 टाइप 2 होती है। लेकिन एक में क्या होता है कि इंसुलिन की बॉडी में क्या होता है ना कि इंसुलिन का फॉर्मेशंस होना बंद हो जाता है, तो लोगों को जो है ना बाहर से इंसुलिन अपना इंजेक्ट करना होता है। तो आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट ऐसे होते हैं ना जो कि आपके इंजेक्शन लेते खुद ही इंजेक्शन लेते खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद, तो उनके बॉडी में इंसुलिन बनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। दैट्स वाई उनको बाहर से जो है इंसुलिन लेना होता है। सेकंड टाइप के जो यहाँ पे आपके डायबिटिक होते हैं ना, उनके बॉडी में इंसुलिन बनता तो है लेकिन कुछ काम का नहीं होता है। तो उसमें क्या है ना कि उन लोगों को जो है शुगर इंटेक पूरी तरीके से कम कर देना है और होल लाइफ वो लोग मेडिसिन पे ही डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके के डायबिटिक डिजीज़ होते हैं और डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो होल लाइफ आप लोग समझ सकते हो कि मेडिसिन में रहना है। और मेडिसिन ऐसे वैसे तो सस्ते आते नहीं हैं, महंगे ही आते हैं, क्योंकि आपका जो है इंग्लिश मेडिसिन चलता है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप लोग को 40 की एज में अगर डायबिटीज़ हो जाती है, तो आप लोग जब तक जियो, चलिए 80 ईयर्स तक भी आप लोग जीते हो, तो 40 ईयर्स तक आप लोग समझ सकते हो कि कितनी मेडिसिन आप लोग मेडिसिन में अपनी जो है पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट ही बोलूँगी मैं, वेस्ट तो नहीं बोलूँगी, ठीक है क्योंकि आपके अल्टीमेटली क्या है कि आप जो है 40 साल तक यहाँ पे जीवित रह पाए, क्योंकि अगर डायबिटीज़ की मेडिसिन नहीं लोगे तो वो भी आपको खराबी है, एक ना एक दिन आपकी किडनी पे इफेक्ट होता है, फिर किडनी फेल हो जाती है, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उतना ज़्यादा लंबा क्या जाऊँ मैं। यहाँ पे आप लोग देखिए कि कॉस्ट इफेक्टिव इसीलिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देने की बात की जा रही है, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको कंट्रोल किया जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे मेडिसिन भी लेना पड़े लेकिन उसका जो है यहाँ पे कंट्रोल मेजर्स भी हो। साथ ही इसको जो लॉन्च किया गया था 2016 में, और इसको जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो कंट्री में किया जा रहा है एक स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, वो भी इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, और ये आयुर्वेदिक के द्वारा हो सके। यानी कि आयुर्वेदिक में भी अब डायबिटीज़ का इलाज हो रहा है। ऑब्वियस होता है, नो डाउट होता है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम डायबिटीज़ होती है तो आप लोग डॉक्टर के पास चले जाते हो, और फिर डॉक्टर आपको इंग्लिश मेडिसिन जो है ना भर भर के देती है, एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा देती है। दैट्स वाई यहाँ पे आयुर्वेदिक की डिमांड कम होती है। कुछ लोगों में ट्रस्ट की भी कमी होती है आयुर्वेदिक को लेकर, बट नो इशू, आयुर्वेदिक में आपको जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। सेकंड वन इज स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम। तो ये भी आपका आया था क्योंकि आपके स्वास्थ्य को, हेल्थ को यहाँ पे आपका जो है प्रमोट करने का, हेल्थ को आपको जो है यहाँ पे सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन जो कि विलेज में है, अवेयरनेस है क्लीनलीनेस को लेकर, वो भी डोमेस्टिक जो कि हमारे घर के चारों ओर या फिर हमारे इन्वायरमेंट में, तो उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम लाया गया था। मास कैंपेन है, यानी कि यहाँ पे रैली निकाला जाएगा, नुक्कड़ नाटक आप लोग देखते हो, जो कि मेनली यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि हम लोग को सोशल हाइजीन मेंटेन रखना है, इन्वायरमेंट को यहाँ पे स्वच्छ रखना है, पर्सनल लेवल पे हम लोग को स्वच्छ रखना है। तो ये सारी चीज़ें कैसी होगी, अवेयरनेस फैला के। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, एक है नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। तो ये जो आपका लॉन्च किया गया था, ये आपका आईटी के इंडक्शंस के साथ किया गया था, जो कि आयुष सेक्टर्स में है। और यहाँ पे हेल्थ केयर डिलीवरी को और ज़्यादा डेवलप करना है, वो भी सारे लेवल पे, रिसर्च लेवल पे, एजुकेशन स्कीम में, और बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम में भी। मिनिस्ट्री जो है वो बहुत सारे यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट भी लिए हैं, जैसे कि आयुष हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, योगा लोकेटर एप्लीकेशन है, टेलीमेडिसिन है। तो ये सारी चीज़ें जिसको यहाँ पे आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट के साथ मर्ज किया जाएगा, और जब ये पायलट पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा तब, तो यहाँ पे जो है ना आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, यानी कि हर एक लेवल में आपका जो है आयुष हॉस्पिटल को और आयुष एजुकेशन को यहाँ पे डेवलप करने का कोशिश किया जाएगा। उसके बाद है स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च। यहाँ पे क्या है कि ये आपका जो है कोलैबोरेशन होगी नीति आयोग के साथ, और यहाँ पे है इन्वेस्ट इंडिया, जिसको अग्नि प्लेटफॉर्म भी कहा जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका नीति आयोग एंड इन्वेस्ट इंडिया है। इसका एम है कि यहाँ पे एड्रेस करना है जितने भी अनटैप्ड पोटेंशियल है, यानी कि आयुष सिस्टम की जो यहाँ पे आपका पोटेंशियल है उसको मॉडर्न मेडिसिन के साथ यहाँ पे जोड़ना है। वो भी यहाँ पे एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस, यानी कि एविडेंस के साथ साथ यहाँ पे आपका जो है एक अच्छा खासा इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस के साथ यहाँ पे जो भी मॉडर्न मेडिसिन है उसको आयुष सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है। इसका ये आपका एम है। ओके, तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एक कुछ और मिनिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, और जो भी टॉपिक अभी हम लोग देखे उसको अच्छे से आप लोग समझ गए हो तो ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब चलिए हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसके आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारी थी डिजिटल इंडिया के एम के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट पढ़िए, क्या डिजिटल इंडिया का एम क्या था? क्या ये था कि हम लोग को अपने कंट्री में अपनी खुद की इंटरनेट कंपनीज़ बनानी है, जैसे चाइना कर रखी थी? तो आपको लगता है कि ऐसा हम लोग कर पाएंगे कि हम लोग अपने ही कंट्री की जो है इंटरनेट कंपनीज़ बना पाएंगे? कर तो पाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। आई एम नॉट डिमोरलाइजिंग आवर कैपेसिटी, बट
यहाँ पे आप लोग देखिए कि डिजिटल इंडिया में हम लोग को सारी चीज़ों को डिजिटाइज़ करनी है, यानी कि आज की डेट में जो हमारे यहाँ पेन पेपर में काम होती थी उसको हम लोग को कन्वर्ट करके ऑनलाइन सिस्टम में लाना है। तो इसमें हम लोग को अपना खुद का इंटरनेट कंपनीज बनाने की क्या ज़रूरत है, इस तरीके का कोई भी एम नहीं था। तो फर्स्ट अगर आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो तो आपकी 2 ऑप्शन ऐसे ही कट आउट हो गई। रेस्ट ऑफ द 2 ऑप्शन से पता चल गया कि थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो कि डिजिटल इंडिया का मतलब ही है कि हम लोग को विलेज को कनेक्ट करना है इंटरनेट से और वाईफाई लेकर आना है स्कूल में, पब्लिक प्लेसेस में और बहुत सारे टूरिस्ट में भी। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते, क्या यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग को ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को यहाँ पे इंकरेज करना है जिसके थ्रू हम लोग बिग डेटा को कलेक्ट कर सके। मतलब कि ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे कह दी कि हम लोग बिग डेटा को कलेक्ट करने की बात करें, और इससे इससे इतना ही तक बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि लार्ज डेटा सेंटर्स बनाया जाएगा हमारे खुद के नेशनल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में। मतलब यही देख लीजिए कि कितनी बड़ी बात की जा रही है। मतलब कि ऐसा ऐसा तो आज तक कभी भी किसी ने बोला ही नहीं, ये बस सोचा जा रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि हम लोग अपनी खुद की डेटा से, जैसे कि फेसबुक एनालिटिका का जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो केस निकल कर आया था जिसमें फेसबुक ने सारे फेसबुक प्रोफाइल की डेटास को बेच दिया था, तो उसके बाद ये बातें निकल कर आ रही थी कि हमें अपने कंट्रीज़ में इस तरीके का जो है नेशनल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर हमें अपना डेटा सेंटर बनानी चाहिए। तो ये चीज़ कहा गया था, वहाँ से निकल कर आया था, बट अभी तक किसी ने इसके बारे में इनिशिएट नहीं करी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सेकंड स्टेटमेंट को भी आप लोग इनकरेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारी बच गई बी। ओके, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगर आप लोग इसके बारे में जानते हो तो यहीं पे आप लोग आंसर निकाल पाओगे, नहीं जानते हो तो आपको ये भी स्टेटमेंट अच्छी लगेगी और सेकंड स्टेटमेंट भी सही लगेगी। लेकिन आप लोग फिर भी यहाँ पे रुक के सोच सकते हो कि यहाँ पे जो कॉर्पस दिया गया है 4 लाख करोड़ का, क्या आपको कभी लगता है कि किसी भी फंड में आपका कॉर्पस 4 लाख करोड़ तक का एट प्रेजेंट एट ए टाइम इतना दिया जाता है? तो ये आप लोग अगर देखते होंगे ना, अगर आप लोग का इस चीज़ पे ध्यान होता होगा कि कोई भी फंड क्रिएट होता है तो उसमें सरकार कितना ज़्यादा पैसे देती है, या फिर जब भी आपका बजटरी एलोकेशन होता है तो किसी भी फंड में कितना ज़्यादा अगर पैसे वगैरह जाता है, तो उससे ही आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये थोड़ा सा टू मच टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर बताऊँ तो ये दोनों इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गई। अब यहाँ पे देख लीजिए, नेशनल इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो ये इंडिया की पहली सॉवरिन वेल्थ फंड है जिसको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फरवरी 2015 में सेटअप किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग को अपने इकोनॉमिक इम्पैक्ट को यहाँ पे मैक्सिमाइज़ करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके, वो भी कमर्शियली विएबल प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ पे दोनों होना चाहिए, ग्रीनफील्ड भी होगी और ब्राउनफील्ड भी होगी। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ब्राउनफील्ड कहने का मतलब है कि जो कि पुराने से आपके जो प्रोजेक्ट चलते आ रहे हैं उसमें अगर एडवांस आपका इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो उस प्रोजेक्ट में भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। और ग्रीनफील्ड अगर कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आपका निकल कर आ रहा है 2015 के बाद तो उसमें भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। और कॉर्पस जो यहाँ पे रखा गया था वो 20,000 करोड़ तक ही था। ओके, तो इतना ही ध्यान रखिएगा, 20,000 करोड़ तक था, इट इज़ टू मच। तो यहाँ पे ये हमारी दोनों आंसर हो गई। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो यू आर फ्री टू कमेंट मी एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ और भी आपको PT 365 के लेसन चाहिए जो मुझे हाइड करना पड़ा है, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जो कि रिसोर्स पॉइंट के नाम से है। आप लोग बस टेलीग्राम में जाकर वहाँ पर सर्च कर सकते हो रिसोर्स पॉइंट का नाम, उसके बाद आपको मेरी चैनल मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपको सारी वहाँ पे प्लेलिस्ट मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ जो भी मुझे हाइड करनी पड़ी थी। तो ये जो PPT फॉर्म में है वो तो आपको यहीं पे मिल जाएगी, चैनल पे ही मिल जाएगी, एक प्लेलिस्ट है उसी में मिल जाएगी। लेकिन रेस्ट ऑफ द पहले की वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए, जैसे पॉलिटी, IR, ये सारी लेसन्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है PT 365, बट यहाँ पर मैं शो नहीं कर पा रही हूँ, तो वहाँ पर आप लोग ज़रूर देख लीजिए टेलीग्राम चैनल पर। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।